Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Ones. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिक टेबल का, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में यहाँ पे एक बेसिक आइडिया हम लोग पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं है ना, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये जो एक्चुअली में है ना, ये बच्चों क्या डिफाइन करती है. ठीक है, तो इस पर हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है. ठीक है, इस पर सब लोग काफ़ी ध्यान देंगे. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर, तो यहाँ पे बच्चों हम बताते हैं चेंज. ठीक है, चेंज इन एनर्जी. राइट, चेंज इन एनर्जी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं. राइट, अब ये आपका जो चेंज इन एनर्जी है ना, इसको अपन समझते कैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट देखना ज़रूरी है. ठीक है, तो इसमें हम आपको एक बेसिक लॉजिक मैं आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपका एटम प्रेजेंट होगा. राइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होगी वो एटम्स को लेके ही बात होगी. तो जो भी आपका एटम प्रेजेंट होगा उसके लिए कंडीशन क्या है कि एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन है आपका आइसोलेटेड. राइट, आइसोलेटेड होना चाहिए. अगर आइसोलेटेड है तो बच्चों गैसियस फेज को भी रिप्रेजेंट करेगा ना. तो ये तीन कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों में से बच्चों आइसोलेटेड एंड गैसियस, ठीक है, ये दोनों ही आपकी मस्ट कंडीशन है. ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो आपकी होनी ही चाहिए. तो एटम तो बेटा मेरे को पता चला कि एटम आपका इस तरीके से होना चाहिए, इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए. लेकिन जो चेंज इन एनर्जी को लेके बात हो रही है, ये बच्चों चेंज इन एनर्जी किसकी, हम चेंज इन एनर्जी बच्चों बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, तो उसके अंदर बच्चों बेसिकली क्या है ना, कि आपका जो यूनिट पार्ट होगा वो तो आपका एटम ही होगा, क्योंकि एटम का ही ट्रांसफर है. ठीक है, एटम्स बच्चे ब्रेक करते हैं है ना, कुछ आपके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिक पार्ट क्या है कि जो एटम्स हैं वही बच्चों एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और जो भी आपको चेंज दिखता है या फिर चेंज आपको नहीं दिखता है, वो एटम्स की ही जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है. क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक एटम होगा है ना, उस एटम के बेस पे हम लोग कैसे एनर्जी को रिलेट करेंगे. ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, जैसे बच्चों मान कर चलो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ना, और वो केमिकल रिएक्शन सपोज हम बच्चों बात करते हैं कि हमारे पास A+B देन फॉर्मेशन ऑफ C. तो आपको पता चला होगा कि जो A एलिमेंट है बेटा, यहाँ पे A के एटम्स होंगे, इसी तरीके से आपके B के एटम्स होंगे. तो बच्चों A के जो एटम्स होंगे वो आपके सेम टाइप्स के होंगे. B के एटम्स बच्चों यहाँ पे ये सेम टाइप के होंगे B के लिए. तो A और B के एटम्स बच्चों डिफरेंट टाइप्स के होंगे, है ना, अगर आपस में हम कंपेरिजन करते हैं. तो यहाँ पे जो C जो बना है, C जो आपका बना प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो एटम्स आपको मिलेंगे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर यहाँ पे A और B दोनों के ही एटम्स मिक्सअप होंगे. ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं अगर एनर्जी को लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एनर्जी ऑफ एन एटम. एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड when the atom loses or gain energy through chemical reactions. Right, chemical reactions है ना, that causes loss or gain of electron. That causes loss or gain of electrons. तो यहाँ पे आप ज़रा, मैं उसको समझाना चाहूँगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो हम चेंज एनर्जी को लेके बात कर रहे थे, वहाँ बच्चों में डिफाइन किया एनर्जी ऑफ एन एटम
इज डिफाइंड व्हेन द एटम लूजेस और गेन एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन। जैसे बच्चों ए के पास एटम्स थे या बी के पास बच्चों अपने एटम्स थे, है ना, सेम टाइप के एटम्स थे। तो कहीं ना कहीं जब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसके अंदर एटम्स ने या तो एनर्जी को लॉस किया है या फिर एनर्जी को गेन किया है। ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों हम बोल सकते हैं कि ए एटम और आपके बी टाइप के एटम्स थे, वहाँ पे या तो एनर्जी आपकी लॉस होगी या फिर एनर्जी आपकी गेन होगी। तो इसी चीज़ को लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी एनर्जी लॉस होगी तो उसमें इसको हम क्या बोलते हैं, और जब एनर्जी गेन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे एनर्जी रिलीज को लेके। ठीक है, अगर बच्चों एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, अपन लिख सकते हैं इस तरीके से कि ए प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस हीट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो ए और बी हमारे पास जो रिएक्टेंट है ना, और ये बेटा जो आपका सी यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो अब पता चल रहा है कि बेटा सी की तरफ हीट एक्स्ट्रा निकल रही है। तो एक्स्ट्रा हीट निकलने का मतलब क्या है कि ये जो बच्चों हीट को यहाँ पे रिलीज कर रहा है, जब हीट को ये रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो ये एक्चुअली में एनर्जी किसकी थी, ये एनर्जी थी आपके ए और बी एटम्स के पास। क्लियर है। तो जो सी आपका जो बना हुआ प्रोडक्ट है, इसकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और एनर्जी जो बच्चे होगी वो आपके यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब एनर्जी बच्चे जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ए और बी के पास वो तो आपके यहाँ से रिलीज होगी ना। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट की साइड में जो स्टेबिलिटी होगी वो बच्चों कैसी होगी, लेस होगी, और एनर्जी यहाँ पे कैसी होगी, अधिक होगी। तो बात समझ में आपको आ रही होगी कि जो केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, और हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आता है, वो कैसा आता है, नेगेटिव। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा आता है, नेगेटिव। और डेल्टा अगर मैं एच ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों क्या होता है ना, वो आपका जो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, उसको लेके हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो कि डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो हम बात कर सकते हैं कि बेसिकली आपका जो रिएक्टेंट था ए और बी, वो ए और बी जो रिएक्टेंट है उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, लेस होगी, और एनर्जी बच्चों कैसी होगी, अधिक। और जब आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस को डिफाइन करेगा तो उसमें आपकी सी की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, और एक्स्ट्रा जो हीट एनर्जी फिर होगी बच्चों ए और बी के पास, वो आपके यहाँ से रिलीज हो गई है। तो ये बात समझ में आपको आई। इसका मतलब जब बच्चों एनर्जी आपकी रिलीज होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हम उसे डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर मैं आऊँ तो एनर्जी गेन के बारे में। ठीक है, अगर एनर्जी अगर एनर्जी गेन हो रही है, गेन का मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप हीट को सप्लाई कर रहे हो, तो हीट को सप्लाई करने का बेसिक बेटा आपका रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, ए प्लस हीट देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी। इसका मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट बेटा, ये तो आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट के साइड में देखो हीट यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब आप यहाँ पे हीट को सप्लाई कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आप हीट को, आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के अंदर आपका जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको रिलेट किया है, प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये कैसा आता है आपका, पॉजिटिव, है ना। तो जब हीट को आप सप्लाई करते हो तो ये हम जनरली बात कर सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपका पॉजिटिव आता है ना, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब तो इसी तरीके से जब हम एटम्स को लेके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करने के लिए, तो बेसिकली पहले मैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको कुछ मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म के बारे में, और इसके लिए बारे में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो जब हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक के अंदर एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है, और डेल्टा एच कैसा होगा आपका, पॉजिटिव आपका यहाँ पे डिफाइन होगा, ओके। अब इसी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये एक बुक यहाँ पे मैंने रख दी है, ठीक है। और एक मैं और टेबल बनाऊंगा, यही सेम टेबल है सपोज, है ना। और इस टेबल के ऊपर आपकी बुक नहीं नहीं रखी है, लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट है ना, कोई बच्चा है इस तरीके से,
और उस बच्चे के हाथ में एक कॉपी यहाँ पे है, ठीक है। और अब क्या क्या है कि इस बेटा ये आपकी सेकंड टेबल है, ये आपकी फर्स्ट टेबल है। जब सेकंड टेबल से इस बच्चे ने बुक को उठाया और जब बेटा यहाँ से चलते हुए है ना इस टेबल पे जब आया, तो आने के बाद क्या हुआ कि इस बच्चे ने जो उसने बुक बेटा आपकी सेकंड टेबल से उठाई थी, फर्स्ट टेबल पे आके उसने बुक को रख दिया। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे मुझे एनर्जी का सीक्वेंस समझना है ना, क्या होगा। चलो तो ध्यान से सब लोग देखना, एक हम लोग यहाँ पे एक बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। जब बच्चे ने बुक को बच्चों लिफ्ट किया है ना, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ही और शी कोई भी हो सकता है। जब उसने बुक को लिफ्ट किया है तो लिफ्ट करते समय हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही और सी गिव्स दी पोटेंशियल एनर्जी टू द बुक। मतलब उसने जो बुक यहाँ टेबल पे रखी हुई थी उस बुक को उसने पोटेंशियल एनर्जी को सप्लाई किया है। तो बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर आपको दिखना चाहिए कि सर यहाँ तो जो एनर्जी होगा मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ से इसने बुक को उठाया था मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सप्लाई हुई है ना। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सप्लाई हुई कहाँ से, उस बॉय से, फिर उस गर्ल से, है ना, उस स्टूडेंट से। तो जब बेटा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सप्लाई हुई बुक को, है ना, अब जब सप्लाई हुई है तो सप्लाई होने के बाद अब उस पॉइंट को समझना है ध्यान से। जब बुक को उसने लिफ्ट किया है तो ही और सी गिव्स दी पोटेंशियल एनर्जी टू द बुक। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एनर्जी कैसी होगी आपकी, एब्जॉर्ब्ड इन सेकंड केस। अब एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। अब ये बच्चा चल के बच्चों यहाँ पहुँचा है आपके फर्स्ट टेबल पे। तो बच्चों इस ने रीड करने के बाद बुक को बच्चों इस टेबल पर रख दिया, ठीक है। जब इस टेबल पे उसने रखा है तो फिर क्या होगा वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब वो बुक को ड्रॉप कर रहा है, एक टेबल पर रख रहा है, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, वो जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर। बात समझ में आ रही है, जब उसने इसको रखा तो मतलब यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। और किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और एज वेल एज बच्चों जब बुक को रखेगा तो साउंड भी होगा ना, तो कहीं ना कहीं साउंड एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट होगा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ सेकेंड आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। क्या बात समझ में आई। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट को समझना जरूरी है, बहुत ही बेसिक सा है। ये फिजिक्स का बेसिक पॉइंट होता है, इसमें एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को लेके कि जब बच्चों इस टेबल में फिर चेक मैं करता हूँ, जब सेकंड टेबल से इसने बुक को बेटा यहाँ पे लिफ्ट किया तो उस समय बच्चों एनर्जी क्या हुई है आपकी, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। और जब बच्चे ने बुक को टेबल पर रखा तो एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। उसके पीछे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको डिस्कस किया है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम वापस से अपने आते हैं रिएक्शन पे। तो रिएक्शन के अंदर बच्चों आपके जो हम लोग चेंज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया कि एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी गेन। तो एंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आप एक एटम लूँगा और उस एटम की हेल्प से बेसिक में आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास, मैंने जैसे बताया था कि बच्चों न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड एंड गैसियस, ये तीनों कंडीशंस बच्चों आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आइसोलेटेड एंड गैसियस आर मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूक्लियस हो गया है और ये बच्चों मान लेते हैं हमारे पास इसमें एटम में आउटर मोस्ट सेल है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बैलेंस सेल है, ठीक है। ये आपकी बैलेंस सेल है। अब इतना ध्यान से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों प्रेजेंट है ये आपका इनफाइनाइट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहीं किसी एलिमेंट रिलीज किया है। अब ये किसी स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है, तो इनफाइनाइट से जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों आपका आना चाहिए किधर, वो आना चाहिए बैलेंस सेल की तरफ। अब बैलेंस सेल की तरफ तो आएगा, सबको समझ में आ रहा है, ये बात तो समझ में आपको आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी है, क्या कि आपका जो इनर सेल होगा, ठीक है, एंड बैलेंस सेल मतलब आउटर सेल होगा, तो इसके पास बेटा दोनों के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा, मतलब फोर्स और रिपल्सन यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट ये होगा कि आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब बच्चों आपका प्रोटॉन, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम बेटा बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, मेरे को आउटरमोस्ट जो आपका इनफाइनाइट पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसको मेरे को ऐड कराना है।
तो कहीं ना कहीं बेटा जो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन था, उसके साथ भी आपका न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करेगा, न्यूक्लियर चार्ज शेयर करेगा। और इसके साथ साथ जो आपके इनर सेल और आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ भी तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ पे आपके दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन मेरे को मतलब किससे है? इनर सेल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि हमारा जो इनफाइनाइट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी तरीके से बैलेंस सेल में शिफ्ट हो जाए, मुझे इस पर फोकस करना है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है और एज वेल एज आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब इस चीज़ में हम लोग यहाँ पे एक बेसिक आइडिया रिलेट करने वाले हैं जो एक्चुअली में आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर अगर बच्चों में बताऊं कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब बच्चों हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है, तो जो मेटल्स हैं बेटा, कोई भी एलिमेंट है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, अगर वो अनस्टेबल आ रहा है तो हम लोग उसे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? और ऑब्वियसली बेटा हर कोई आपकी स्पीसीज स्टेबल होना चाहती है, एनर्जी को डिक्रीज करना चाहती है, लेस करना चाहती है, एनर्जी को रिलीज करना चाहती है। तो मेटल जब आपके स्टेबल होंगे तो मेटल स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मेटल्स अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। क्यों रिलीज करते हैं, मुझे जरा पॉइंट समझना। क्योंकि जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो हम लोग बच्चों मूव करते हैं लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर। जब हम बात करेंगे तो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या मिलते हैं आपको? मेटल्स मिलते हैं जनरली। बेटा आपके राइट साइड में क्या मिलते हैं? आपके नॉन मेटल्स मिलते हैं। तो लेफ्ट राइट बच्चों जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। तो साइज क्या होता है? साइज आपका क्या होता है? तो साइज आपका करता है यहाँ पे डिक्रीज। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, और ये भी पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आउटर सेल के इनर सेल के अंदर, आप राइट की तरफ जाते जाओगे तो वो भी तो इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जेड की वैल्यू भी तो इंक्रीज कर रही है। अरे बात समझ रहे हो आप ध्यान से? अब लेफ्ट साइड के अंदर साइज तो काफी बड़ा होगा। अब साइज जब बड़ा होगा तो उस केस में बात समझ रहे ध्यान से, उस केस में न्यूक्लियस आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और साइज बच्चों लेफ्ट साइड में आपका बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे कुछ एटम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, यह आपका लार्ज साइज है। आप राइट में पहुंचे हो तो वहां पे आपको साइज क्या मिलेगा? साइज आपको छोटा मिलेगा, मतलब इस तरीके से साइज मिला है। तो अब मुझे बताओ लेफ्ट और राइट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन दोनों में से कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा? तो आप बोलोगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जो राइट साइड में है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अधिक होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ। लेकिन आपके जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लेस, बिकॉज साइज कैसा है? बड़ा है। तो आपका जो न्यूक्लियस वो इतना अधिक फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब समझने वाला पॉइंट क्या है कि जब ये मेटल आपके स्टेबल होते हैं तो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो आपका इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं करता। आप ऐसे बोल सकते हो कि लूजली बॉन्डेड अटैच्ड है, या लूजली बच्चों यहाँ पे आपका बॉन्डली अटैच रहेगा है ना न्यूक्लियस के साथ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में क्या होगा? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आपका रिलीज हो जाता है। जो रिलीज होता है मतलब क्या है? आसानी से रिलीज होने का मतलब एक रीजन आपको समझ में आया क्या? एक तो इसका स्ट्रक्चर है ना, साइज बड़ा है, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लेस है। तो आसानी से बेटा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी हीट पे, रूम टेम्परेचर पे, एसटीपी पे, एनटीपी पे ही आपका बाहर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। निकलने का मतलब ये डिफाइन करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो ये बच्चों जो मेटल्स होते हैं वो स्टेबल कब होते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। तो हम मेटल्स की स्टेबिलिटी के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, राइट। और जब नॉन मेटल्स पर अगर मैं आऊँ तो नॉन मेटल्स की स्टेबिलिटी बच्चों डिफाइन कैसे होती है उसको सुनना। भाई नॉन मेटल्स का साइज बच्चों कैसा है? छोटा। अब साइज छोटा है लेकिन उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी तो अधिक आपको डिफाइन होगा ना। बताओ, साइज छोटा है ना, तो उस केस में आपका रेडियस आपकी लेस है, साइज छोटा है एटम का। इन केस ऑफ जब हम बेटा राइट साइड में बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, जैसे आपकी हेलोजेंस फैमिली की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेते हैं, तो उस केस में बेटा साइज छोटा है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, टोटल जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर सेंडल सेल के अंदर, न्यूक्लियस का बेटा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करेगा, जिसकी वजह से आपके राइट साइड के एलिमेंट जनरली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की मतलब गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन बेटा आपके लेफ्ट साइड के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिलीज करते हैं तो वो स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं आपके लेफ्ट साइड के एलिमेंट, जिसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं, राइट। मेटलिक प्रॉपर्टी वो होल्ड करते हैं।
और जब मैं राइट साइड में चलता हूँ तो वहाँ पे आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो अपनी टेंडेंसी होल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अधिक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इन्फाइनाइट से आने वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो विड्रॉ होता है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड के एलिमेंट विड्रॉ करने की, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आई क्या? अब इसी चीज को समझूंगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बैलेंस सेल की तरफ आपका आना चाहिए, वहां पे हम लोग लेके आते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं। तो अब समझ में आया हुआ कि बेटा जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स के साथ आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। समझ में आया क्या? मेटल्स के साथ आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। क्यों? मेटल्स जब स्टेबल होते हैं तो नेचुरल प्रोसेस डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। और नॉन मेटल्स जब डिफाइन होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं नॉन मेटल्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मेटल्स हैं अपने वो ऑक्टेट थ्योरी को डिफाइन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। तो रिलीज और गेन करने की टेंडेंसी तो आपको पहले समझ में यहाँ पे आ गई होगी। क्लियर है? ओके। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। आपको पहले तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गेन होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, और कहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आपका लूज होगा, कहाँ पे रिलीज किया जाता है ना। तो रिलीज करने वाले बच्चों आपके एलिमेंट कहाँ मिलते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर। ये आपको समझ में आया होगा, और इसके पीछे रीजन भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कैसा होता है, लेस हो जाता है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब साइज कैसा होता है आपका, बड़ा साइज होता है ना। तो जिसकी वजह से आपका इनफाइनाइट भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से अट्रैक्ट ना होके, बेटा ये जब स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं लेफ्ट साइड के एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। और रिलीज करने के साथ ही मैंने आपको डिस्कस किया था इसकी पहले प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में। तो आयोनेशन एंथैल्पी पोटेंशियल उसके बेस पे बच्चों आपके मेटल्स स्टेबल होते हैं। ये बात आप समझ लो ध्यान से, ठीक है। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बुक्स में नहीं मिलेगी, है ना। और इसके बाद मैं आपको अगर नेक्स्ट पॉइंट बताऊं कि अगर बच्चों नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चों मैं पहुंचता हूं राइट साइड में। तो राइट साइड मुझे ये बताता है जो एटम है कि वहां पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसका जो साइज है, एटम की जो रेडियस है वो काफ़ी आपकी वहाँ पे छोटी होती है। तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिफाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा इनफाइनिट से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों रिलीज ना होकर क्या होगा, गेन किया जाएगा, मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके, मतलब आयोनेशन एनर्जी वैल्यू को डिफाइन करके, राइट। जिसको बेटा हम लोगों ने क्या बोला था, एंडोथर्मिक। क्या बोला था? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब हम रिलीज के बारे में बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आपका एक्सेप्ट गेन किया जाएगा, हम राइट साइड में बात कर रहे हैं, मतलब हम बच्चों ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी या करेक्टर को होल्ड कर रहे हैं, राइट, डोमिनेंस ट्री के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे आप कॉमन सब बेटा पॉइंट है कि यहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस सपोर्ट होने वाला है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्लियर है, दोनों ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों ही रिलेशन को आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एटम्स को लेकर डिस्कस किया, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से आपके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और कौन से एलिमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट है, इनको समझना जरूरी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। चलो अब सुनना ध्यान से। अब इसके साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो एटम है हमारे पास, बेटा एटम कैसा है, एटम हमारे पास है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इट इज ए न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम हमारे पास प्रेजेंट है। इनफाइनिट पे प्रेजेंट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बच्चों मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं दोनों बेटा केस में बात करूंगा, है ना। मैं दोनों केस की बात करूंगा, एस ब्लॉक की बात मैं आपको मेटल्स के बारे में बताऊंगा, है ना, और नॉन मेटल्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बच्चों यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलो बच्चों इसको हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नॉन मेटल, ठीक है। और एक केस मैं आपको और यहाँ बताऊँगा मेटल्स को लेके, ठीक है। तो मेटल्स के लिए हम बच्चों एटम यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं।
है ना, इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। ओके, तो यहाँ भी बच्चों हम इनफाइनिट से जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये बच्चों आपका नॉन मेटल है, ये आपका मेटल्स है ना। आप बच्चों मान लो यहाँ पे आपका ये राइट साइड का एलिमेंट है या आपका लेफ्ट साइड का एलिमेंट है। और जनरली बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम राइट साइड की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा मैं स्पेसिफाई कर दूँ ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, है ना। इसको लेके बेटा जनरली क्वेश्चंस आपके डिफाइन होते हैं, तो मैंने स्पेसिफाइड भी कर दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जब हम बच्चों पहले बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जब मैं बात करूंगा तो एटम आपको कैसा मिलेगा, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, है ना, जब वन इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो, और वैसे भी आपको पता है, मैंने बताया था कि आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को बेटा आपका एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, गेन की टेंडेंसी होल्ड करता है, आराम से गेन कर लेगा। अब जब गेन करेगा तो आपका जो एटम, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं अपन बच्चों ए एटम है, तो बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, ए के पास -1 चार्ज आपका आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, सबको समझ में आ रहा है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, तो अब ऐसे बोल सकते हो कि हमारे पास जब एटम यहाँ पे आया था, तो उसको बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम एक्चुअली में यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं, राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा फिर से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बोल देंगे इसके लिए, ठीक है। जब आपका वन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो वन जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो उस केस में समझने वाला पॉइंट ये है कि क्या एनर्जी आपकी रिलीज होगी, क्या एनर्जी आपकी गेन होगी। तो इस केस में आपकी जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी कैसी होगी बच्चों, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, जब आप वन इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और वैसे भी बच्चों आपको पता है कि आपका नॉन मेटल से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और करने के साथ उनकी स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज, इसलिए मैंने इसको स्टार किया हुआ है। तो एनर्जी बच्चों कैसी होगी आपकी, रिलीज इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। ये पॉइंट क्लियर है, ओके। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स वाला जो केस है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है, वो बच्चों कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव। क्या होगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आपकी डिफाइन होगी, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती हैं वो आपकी नेगेटिव वैल्यूज को डिफाइन करती हैं। क्लियर है, ओके। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये बताता है कि यहाँ पे एनर्जी आपकी हो रही है रिलीज। अब चलते हैं हम बेटा मेटल्स पे। तो मेटल्स की कहानी क्या होगी। अब मेटल्स के अंदर आपको वैसे ही पता है कि ये जब बेटा ऑक्टेट थ्योरी का स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं मेटल्स, है ना, तो वो करते क्या है, मेटल्स कुछ ऐसा करते हैं कि इसे ए मान लेते हैं बच्चों इसको। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स कुछ ऐसा करते हैं स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज कर देते हैं, है ना। तो जब अब इसके अंदर बच्चों जो मेटल्स की बात करेंगे, तो मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। तो अब मेटल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करा रहे हो, तो गेन कराते समय आपको बेटा यहाँ पे एक नीड पड़ेगी। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू ए मेटल एटम, एनर्जी इज नीडेड टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका जो प्रोसेस हो जाएगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा होगा, एंडोथर्मिक। भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी तो ये है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके स्टेबल होना चाहेगा, लेकिन आप यहाँ पे अगेंस्ट से अगेंस्ट काम कर रहे हो। जब अगेंस्ट काम करोगे तो इस केस में एनर्जी की बेटा रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और मेटल्स के बारे में आपको पता है कि ये चांसेस टू गेन इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका साइज बड़ा होता है, स्ट्रक्चर मैंने बताया था एटम का, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज कर देते हैं, लूज कर देते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और कैटाइंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑक्टेट थ्योरी को भी डिफाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, ओके। एक पॉइंट और है कि बेटा मेटल का जो न्यूक्लियाई है वो स्ट्रॉन्ग पुल नहीं रखते हैं अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बिकॉज ऑफ बिगर स्ट्रक्चर्स। तो इसकी वजह से एक रीजन आपका निकल के आता है कि जो मेटल्स आर नोन टू हैव लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये बच्चों होल्ड करते हैं लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है किसी भी एलिमेंट की, अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। और किसी भी एलिमेंट की बेटा लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी कम से कम रखेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिलीज होते हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आपको आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज एन एटम ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एंड गैसियस न्यूट्रल एटम, है ना, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये एटम की कंडीशन है जहाँ बच्चों हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि आपका जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, लेकिन आसानी से गेन कौन करता है, स्टेबिलिटी आसानी से कौन डिफाइन करता है गेन करने के साथ, है ना, तो वो समझना जरूरी है। अब एक पॉइंट आपको और बताऊंगा कि जो एफिनिटी का मतलब और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब दोनों डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बच्चों हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या, इसका मतलब होता है आपका अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट एफिनिटी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस, जब आप इलेक्ट्रॉन को बेटा कोई भी एटम एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने के साथ मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में, है ना। अगर मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो बच्चों वहां पे आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करके इलेक्ट्रॉन बच्चों वहां से रिलीज किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों इन केस ऑफ मेटल आपकी डिफाइन की जाती है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल वहां पे बच्चों आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो उस केस में जब बच्चों एनाइन बनता है, जब ए से आपका नॉन मेटल से एनाइन बनेगा वन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के साथ, तो उस केस में आपकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन होती हैं। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको एफिनिटी के लोकेशन में कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझ में आपको आया, और यहाँ पे आपको एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मतलब आपको समझ में आया है। पॉइंट क्लियर है, ओके। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके यूनिट्स होंगे बेटे वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड किलोजूल पर मोल, ये आपके यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में आपका रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों रिलेशन देखो आपका, उसको लिए मैं एक आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूँ जरा। ठीक है, ज़्यादा ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास एक एटम है ए, ये बेटा गैस है, आइसोलेटेड है, इसके साथ बच्चों में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया है, और इसमें स्पेसिफाइड भी करता हूँ कि बच्चों आपका ये नॉन मेटल ही होगा, इसको लेके ही हम बात कर रहे हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेबिलिटी डिफाइन करती है किसकी, नॉन मेटल्स की। क्यों, क्योंकि जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं नॉन मेटल्स, तो बेटा इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है ना। तो नॉन मेटल्स के लिए आपकी एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी सुटेबल होती है। ठीक है, ओके। तो यहां से आपका बनेगा ए माइनस, राइट। अब ये जो आपका एनाइन बन चुका है, मैं सपोज लिखूंगा बेटा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका सपोज यहाँ पे आपका रिलीज हुआ है ना, ये रिएक्शन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका रिलीज हुआ है। अभी जब रिलीज हुआ है ना, तो इस अगर मैं बोलूँ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोलूँ या 8 किलोजूल पर मोल, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जब हम बच्चों यहाँ पे इसी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये होगी आपकी +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि आपका डेल्टा एच इजी, इजी समझते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग एक जैसे ही टर्म है, लेकिन लिखने का जो डिफरेंस है वो अलग है, दोनों का लिखने का तरीका अलग है। तो डेल्टा एच इजी आपका लिखा जाएगा -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, डेल्टा एच का मतलब क्या वो समझो, डेल्टा एच का मतलब क्या है कि बेटा एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लेने के साथ, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एटम है जो बेटा है गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है, तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज होगा, इसका इंथैल्पी का चेंज हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के साथ, तो वो आपको दिख रहा है बच्चों के यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट के सेट में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे डेल्टा एच इजी लिखा जाता है माइनस के साथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों कैसी होती है, पॉजिटिव के अंदर डिफाइन की जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई, है ना। तो यहाँ आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है, तो उसको लेके हम लोग इस तरीके से वैल्यू को डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ बच्चों एक रिलेशन की बात करेंगे, तो रिलेशन बच्चों आपका ये होता है डेल्टा एच इजी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ओके, डेल्टा एच इजी के बारे में बता दिया, एफिनिटी के बारे में बता दिया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है,
तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से फोकस करना। जैसे बच्चों मान के चलो ए आपका जो एटम है इट इज इन गैसियस फेज, इसने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और बेटा क्या बना है आपका ए माइनस बना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका डिफाइंड हुआ है। ठीक है, इसके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो बच्चों क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे आपका +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर आप डेल्टा एच इजी लिखोगे तो डेल्टा एच इजी का मतलब यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में लिखा जाएगा -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसके बाद क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बच्चों पॉजिटिव में हो गया और डेल्टा एच इजी आपका नेगेटिव में, ये लिखना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब मैं बताऊं कि बच्चों जब ए एटम ने इलेक्ट्रॉन को लिया था तो बना ए माइनस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 डिफाइंड होगा। फिर ए माइनस ने फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो बेटा बना ए माइनस 2 एनआईएन, तो इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 डिफाइंड होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट होती है बच्चों वो कैसी होती है, जनरली नेगेटिव, जनरली बेटा पॉजिटिव। मैंने लिखा है जनरली, बेटा ऑलवेज नहीं, मैंने क्या लिखा है जनरली। जनरली बच्चों कैसा पॉजिटिव। अब नेगेटिव कहाँ कहाँ होगी तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी जनरली बच्चों कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी जनरली पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो ये बच्चों ऑलवेज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज। ये बच्चों हमेशा आपकी कैसी होगी, मैं लिखूंगा बेटा 100%, डेफिनेटली आपका यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जब बच्चों हम नॉन मेटल के साथ जब वन इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कराते हैं तो नॉन मेटल अपनी टेंडेंसी को डिफाइन करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। और ऑब्वियसली बच्चों आपका नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। अब साइज छोटा होगा तो उस केस में आपका अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम काम करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, तो वन इलेक्ट्रॉन तो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और उस केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। अब डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन जब बात करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब आपके हम ए माइनस, बेटा ये ऑलरेडी आपका एनाइन बन चुका है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका आ चुका है, तो फिर से जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टी होगी। अब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी डोमिनेंस करेगा, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब सप्लाई करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो बच्चों पॉजिटिव आएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक। ओके, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे इसके बेस पे चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ये सेकंड केमिकल रिएक्शन दे रखी है ना, और इसकी वैल्यूज आपकी ये दे रखी है। ठीक है, ये रीजन आपको समझ में आया होगा इस बेटा कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और चारों ऑप्शंस के अंदर एफिनिटी फर्स्ट सेकेंड, एफिनिटी फर्स्ट सेकेंड, एफिनिटी फर्स्ट सेकेंड, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। किस बिट की बेटा आंसर इसका कौन सा होगा। तो अब ये आपको पता चलना चाहिए कि इन दोनों में से सर बड़ी वैल्यू कौन सी है ना, पॉजिटिव की बड़ी वैल्यू है या फिर नेगेटिव की बड़ी वैल्यू है। तो बिगर वैल्यूज कौन सी है इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो बिगर वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग तो आंसर निकलेगा। तो देखो अब आपको दिखना चाहिए कि एफिनिटी के बारे में तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यूज कौन सी होगी। तो बड़ी वैल्यूज बच्चों आपकी ऑब्वियसली नीचे ही वाली होगी ना। अरे बताओ ना, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करोगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच जो यहाँ पे डेल्टा एच आएगा इस सेकेंड रिएक्शन के लिए, वो बच्चों क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा बच्चों वो नेगेटिव में काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। जब नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है मतलब आप बोलो कि यहाँ पे आपका सपोज -8 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, आप सेकंड की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट केस के अंदर बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव में, और वो बच्चों इससे कम होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप बोलो तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सपोज +6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर किस में आएगा बेटा, जो आपकी बिगर वैल्यू होगी। तो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर कौन सा होगा, लेस देन आपका 0 होगा। क्लियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को जिस तरीके से रिएक्शन आपकी x+1 इलेक्ट्रॉन x- का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 बच्चों इसके लिए वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट +10, और सेकेंडली बेटा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके लिए बेटा दे रखा आपका -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहाँ से आपका एक तो ये पैटर्न दे रखा है, दूसरा पैटर्न आपको ये दे रखा है। दोनों में आपको समझना है क्या आंसर आपका होगा। तो दोनों में से आंसर तो आपको अब दिख ही रहा होगा क्या, कि जब बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो बच्चों आपके नेगेटिव की बड़ी वैल्यू है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जब इसकी बात करते हैं तो बेटा रिलेशन पे आ जाओ जरा। तो एफिनिटी की बेटा वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन हो जाएगा 0। तो देखो सिंपल से आंसर है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ बच्चों आपका नाइट्रोजन +3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ बेटा बना है N-3। ठीक है, तो इसको जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है
ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहा है कि बच्चों इस आपके आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम के साथ आपकी 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन करने के बेटा प्रोसेस क्या होगा, n+1 इलेक्ट्रॉन, बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, n-++1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, n+1 इलेक्ट्रॉन, n-3। मतलब यहाँ पे आपका बेटा इसके लिए क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होगा, इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, और इस केमिकल के रिएक्शन के बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड। ये कुछ होगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे बेटा फर्स्ट जो आपका प्रोसेस है, जो हम नॉन मेटल्स में स्पेसिफाइड भी करते हैं यहाँ पे, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये बच्चों क्या है होगा आपका पॉजिटिव होगा, है ना, और नीचे वाले दोनों केस कैसे होंगे आपके नेगेटिव होंगे। अब रिजल्टेंट बच्चों देखो ये बन जा, क्यों, आप n-1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो n बचेगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया और यहाँ सिर्फ बचेगा आपका n-3। तो रिएक्शन आपको मिल गया बेटा, रिजल्टेंट रिएक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन आपको मिल गया। इसी के बारे में तो पूछा गया था। तो देखो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा बच्चों कि नेगेटिव वाली जो वैल्यू जाएगी वो कैसी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो जो भी बच्चों आपका आंसर आएगा एफिनिटी का वो लेस देन 0 आएगा। बट जब डेल्टा एच इजी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात करेंगे, तो नेगेटिव वाला बच्चों कैसा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, चेंज करेंगे बेटा यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जब ये आपका पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाली बिगर वैल्यूज हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जब ऑक्सीजन के साथ बच्चों में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो आपका O-1 का फॉर्मेशन, फिर O-1 के साथ फिर इलेक्ट्रॉन में ऐड किया तो O-2 का फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या है कि मॉड के साथ पूछा गया है, एफिनिटी 1 एफिनिटी 2 की बेटा वैल्यू पूछी है, वो इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, तो बेटा फर्स्ट वाला जो केस है वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा, मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव पे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि ये तो आपका पॉजिटिव होगा जनरली, है ना, और ये आपका ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। बट जब हम मॉड लगाएंगे दोनों के साथ तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव में रहेगा ना, नेगेटिव वाला भी आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यूज कौन सी होगी, तो ये नेगेटिव के साथ बेटा क्या आती है, बिगर वैल्यू आती है। जब भी आपकी बिगर वैल्यूज आती है तो पॉजिटिव के साथ भी बिगर वैल्यूज रहेगी ना, इसका मतलब आंसर आपका होगा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड होगी मॉड के साथ, ये आपकी मैक्सिमम या फिर आपकी बिगर वैल्यू आपकी डिफाइन करेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका बेटा क्लोरीन जो एटम है ना, उसकी बेटा कन्फ्यूजन की जब मैं बात करूँगा, है ना, KLMN सेल के अंदर, ठीक है, तो बच्चों आपका कितना होगा 287, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हो गए 287। अब जब बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो आपको पता है कि बच्चों इसका साइज कैसा, स्मॉल साइज, और वैसे भी आपका ये क्या है, नॉन मेटल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका इजी इलेक्ट्रॉन्स गेन किया जाएगा, है ना। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों, वो न्यूक्लियर चार्ज बोलो, प्रोटॉन्स बोलो, वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होल्ड करेंगे, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा आपका Cl-1 बन जाएगा 288, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, सब कुछ सही है। तो इसे मैंने बताया भी था कि नॉन मेटल्स अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक कॉन्सेप्ट उसकी हेल्प लेते हैं। लेकिन जब आपके मेटल्स अपने स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, मेटल्स जब स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो बच्चों वो किस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं, किस प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं, तो वो बच्चों लेते हैं आयनाइजेशन, इंथैल्पी, एनर्जी या पोटेंशियल की हेल्प लेते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, अदरवाइज दोनों मिक्स होने लगते हैं। ठीक है, आप देखो, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो इस रिएक्शन के लिए कि भाई जब ऑक्सीजन के साथ बेटा इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किया गया तो क्या बना आपका O+1 बनेगा। फिर जब O+1 के साथ अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो मैंने बेटा नीचे देखो एरो बनाया हुआ इस तरीके से, ये एरो ऊपर इस तरीके से बनाया है। तो ऊपर वाला जो है जब O से O+ बना है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, रिलीज किया इसने, तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। बट ऑक्सीजन जनरली ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होल्ड करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब O से O+ बना था तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी। फिर जब O++1 के साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो O बना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगी। बट दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड फॉर O+1 आयन, और आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड फॉर ऑक्सीजन एटम। ये लिखने का तरीका समझ लो आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, फ्लोरीन के साथ जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो बेटा क्या बना, F-1 बना। तो जब फ्लोरीन के साथ मैंने ऐड किया तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगा ना, अरे बताओ जरा, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगा।
और जब मैं F-1 से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करूंगा तो फिर यहाँ पे आपका आयोनेशन एनर्जी आपकी डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। तो आयोनेशन एनर्जी डिफाइंड फॉर F-1 इस केमिकल रिएक्शन के लिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर फ्लोरीन एटम। ठीक है, ये लिखने के कुछ बेसिक तरीके हैं, है ना, ये आपको एटलीस्ट आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेशन, कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन डेल्टा एस इजी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं जरा आपको फिर से यहाँ बताऊंगा कि बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कैलकुलेटेड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हम बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट करते हैं। और जिसके लिए बच्चों आपका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू -5/2 R इंटू टी, टी बेटा टेम्परेचर केल्विन में, आर आपका कांस्टेंट है। ये आपका बेसिक रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे समझने के लिए। हालांकि आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, फिर भी आपको मैं डिस्कस करूंगा कि बच्चों वो जो आपका एटम है, यह पता चल रहा है कि आपका ये नॉन मेटल है, ये राइट आपका राइट साइड का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया तो बच्चों बना O- बनाया। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बच्चों कैसी आ रही है, नेगेटिव में डिफाइन हो रही है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड फर्स्ट केस में ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन में जब बात करूंगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इतना अधिक होता है ना, जो आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनकी हम बात कर रहे हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऐड करा रहे हैं। तो एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, आपकी रिलीज होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जब O-1 के साथ फ्रेश इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ है, स्पेशली इन केस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है इस तरीके से, O-2 का फॉर्मेशन हुआ है ना। यहाँ पे आपको वैल्यू ये बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू इस तरीके से डिफाइन की गई है। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन O-1 एंड जो बेटा इलेक्ट्रॉन आपका गया हुआ है। तो रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसलिए आपकी यहाँ पे ये वैल्यू जिस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन व्हिच ऑफ द प्रोसेस, कहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो एनर्जी एब्जॉर्ब के बारे में बात करेंगे तो देखो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे क्या है, आपका गैस O-1 का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो यहाँ पे एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी क्या, नहीं, एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। इस केस में यहाँ बात करूँ तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। इस केस की बात करेंगे तो यहाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पे बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। मतलब पहले क्या होगा, S से बना होगा S-1, फिर S-1 से बना होगा S-2। अब दोनों को ओवरऑल यहाँ पे निकालेंगे वैल्यूज, तो उस केस में बेटा रिजल्टेंट आपका जो निकल के आएगा वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन का केस आपका ये डिफाइन करेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यस बच्चों, तो आज मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी बच्चों जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, तो वो आपका जल्दी मिलेगा। उस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, है ना, दैट इज द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।